Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science Pathshala. My name is Astha Goswami and today I will discuss our next plant hormone that is cytokinin. ठीक है, आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो हुई थी जिसमें मैंने प्लांट हार्मोन डिस्कस किया था और उसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। ठीक है, प्लांट हार्मोन के बारे में जब मैंने बात किया था पिछली क्लास में तो मैंने बताया था कि प्लांट हार्मोन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन उनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन और दूसरी है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करना शुरू किए ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, और ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स में तीन हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिक एसिड। तो हम लोगों ने ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में, जिसमें दो हार्मोन आते हैं जिनका नाम है एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम लोग साइटोकाइनिन के बारे में। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में बाकी के हार्मोन देखेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने जिब्रेलिक एसिड पढ़ाया था आपको और बाद में मैंने देखा मुझे एक दो और पॉइंट्स मिले जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है आज की क्लास में। तो ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइटोकाइनिन पे प्रोसीड करेंगे। तो पहला पॉइंट है द हार्मोन कैपेबल ऑफ रिप्लेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग फोटो पीरियड्स फॉर फ्लावरिंग इज जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड जो है, जिसको जिबरलिन भी कहा जाता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि लॉन्ग फोटो पीरियड के रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब लॉन्ग फोटो पीरियड क्या होता है? लॉन्ग फोटो पीरियड से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको डिवाइड किया गया है दो या तीन तरीके के प्लांट्स में उनको कैटेगराइज किया गया है। एक है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरे है शॉर्ट डे प्लांट और तीसरी कैटेगरी जो होती है उसको कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो मैं बात कर लेती हूँ कि ये होते क्या हैं, उसके बाद जब मैं आपको लॉन्ग फोटो पीरियड का मतलब समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट मतलब क्या है? लॉन्ग डे मतलब लंबा दिन। तो ऐसे पौधे जिनको लंबे दिन की ज़रूरत होती है, मतलब जब दिन लंबा होता है, आप समझ सकते हैं गर्मी के दिनों में दिन लंबा हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ सनलाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा समय तक मिलती है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जिनको सनलाइट ज़्यादा समय तक मिलती है और जो लंबे दिनों में फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे पौधों को हम लॉन्ग डे प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरीके से ऐसे पौधे जो कि छोटे दिनों में और कम सनलाइट में ही फ्लावरिंग कर जाते हैं, उनको हम शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है डे न्यूट्रल प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो कि न्यूट्रल होते हैं सनलाइट के लिए, मतलब फोटो पीरियड के लिए, मीन्स कि उनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत कम की ज़रूरत नहीं है, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सनलाइट कितने टाइम तक मिल रही है। ठीक है, तो ऐसे पौधे जो कि फोटो पीरियड के लिए सनलाइट के लिए सनलाइट की टाइमिंग पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको कहते हैं हम डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है जिनमें हमारे आसपास के सारे पेड़ पौधों को रखा गया है। ठीक, अब मैं बात करती हूँ लॉन्ग फोटो पीरियड की। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि अब लॉन्ग फोटो पीरियड क्या होता है। तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि लॉन्ग डे में क्या होता है, जब दिन लंबा होता है तो ज़्यादा समय तक सनलाइट मिलती है। फोटो मीन्स होता है लाइट और पीरियड मीन्स होता है समय। ठीक है, तो जब ज़्यादा समय तक सनलाइट मिलती है पौधे को तब उनमें फ्लावरिंग होती है, तो ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। ठीक, आप समझ गए लॉन्ग फोटो पीरियड क्या होता है। तो ऐसे पौधे जिनमें फ्लावरिंग लॉन्ग फोटो पीरियड के दौरान होती है उनको लॉन्ग डे प्लांट में रखा गया है। और वो पौधे जिनको लॉन्ग फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है तब फ्लावरिंग करते हैं, तो उनकी इस रिक्वायरमेंट को, लॉन्ग फोटो पीरियड के रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करने के लिए पौधों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है जिबरेलिन्स या फिर जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो कि लॉन्ग फोटो पीरियड के रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देता है और पौधे में फ्लावरिंग करा सकता है अगर आप जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव उस पौधे पे करते हैं तो।
ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इसको मेंशन किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है जिबरलिन इज अ हार्मोन दैट रिप्लेसेस वर्नलाइजेशन। पहला काम तो जिबरेलिक एसिड क्या कर रहा था कि ये लॉन्ग फोटो पीरियड के रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर रहा था। दूसरा काम ये करता है कि ये वर्नलाइजेशन के भी रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करने में कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल का हार्मोन है जो कि दो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि वर्नलाइजेशन होता क्या है। वर्नलाइजेशन सिंपली अगर हम बात करें तो ये एक कोल्ड ट्रीटमेंट है। ठीक है, वर्नलाइजेशन इज अ पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर प्लांट्स यूजुअली पेरेनियल्स और ट्रीज। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन जो है ये कोल्ड ट्रीटमेंट है एक तरीके का, जिसमें क्या किया जाता है कि पौधे के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको कुछ समय के लिए काफ़ी लो टेम्परेचर पे रख दिया जाता है, जिसको कोल्ड ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको खेतों में बोया जाता है, जिसकी वजह से होता ये है कि बिना कोल्ड ट्रीटमेंट दिए उन बीजों को अगर बोया जाता तो वो काफ़ी लंबे समय के बाद फ्लावरिंग करते। लेकिन जब हम उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, वर्नलाइजेशन करते हैं उनका, उसके बाद जब बोते हैं तो काफ़ी कम समय में ही उनमें फ्लावरिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है वर्नलाइजेशन। और वर्नलाइजेशन यूजली पेरेनियल्स या फिर ट्रीज पे यूज़ किया जाता है। पेरेनियल्स का मतलब होता है कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी लाइफ साइकिल 1 साल से अधिक समय लेकर के पूरा करते हैं, उनको हम पेरेनियल्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है, उनको हम कहते हैं एनुअल प्लांट्स। ठीक है, तो पेरेनियल्स या फिर ट्रीज पे वर्नलाइजेशन यूजली किया जाता है। और जिब्रेलिक एसिड के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर देता है। मतलब अगर जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव ऐसे प्लांट्स पे किया जाए तो उन्हें वर्नलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो कम समय में ही काफ़ी जल्दी फ्लारिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन फंक्शन है जिब्रेलिक एसिड के, जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताए थे, इसलिए आज बता रही हूँ। ठीक, या फ्लारिंग देख सकते हैं, जब आप पौधे पे जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे तो कम समय में ही काफ़ी जल्दी ही उनमें फ्लारिंग होने लगती है। ठीक है, उन्हें वर्नलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर लॉन्ग डे प्लांट्स में लॉन्ग फोटो पीरियड की ज़रूरत नहीं होती फ्लारिंग की। ठीक, अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की, जो कि हमारा नेक्स्ट प्लांट हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन का। ठीक, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन का मतलब क्या है? ऐसे ऐसे हार्मोन जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हो उनको ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब थर्ड और लास्ट टाइप के ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन के बारे में, जो कि है साइटोकाइनिन। अब हम साइटोकाइनिन की हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो साइटोकाइनिन्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। बेसिक मतलब, बेस का मतलब क्षार होता है, आई थिंक हिंदी में क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस आप जानते होंगे ना, तो साइटोकाइनिन जो है बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? या तो ये एमिनो प्यूरिन डेरिवेटिव से बना होता है, या फिर फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव से बना होता है। ठीक है, या तो ये एमिनो प्यूरिन नेचर का होगा या फिर फिनाइल यूरिया टाइप का होगा। ठीक, उसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस को। ठीक है, ये साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या है? ये सेल डिवीजन का एक पार्ट है। ठीक, जिसमें सेल्स डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन का मेन फंक्शन क्या है? ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से इसका नाम साइटोकाइनिन रखा गया। ठीक, आइदर अलोन और इन कंजक्शन विथ ऑक्सिन। ये अकेले भी साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस कर सकता है, बट अगर ये ऑक्सिन के साथ है तो भी ये वही काम करता है। ठीक है, ऑक्सिन के साथ भी ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर सकता है, और उसके बिना भी ये साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम समरी देखें इस स्लाइड की तो क्या हो जाएगी? साइटोकाइनिन बेसिक नेचर का होता है, और ये या तो एमिनो प्यूरिन नेचर का होता है, मतलब एमिनो प्यूरिन से बना होता है, या फिर ये फिनाइल यूरिया डेरिवेटिव है। उसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है? ये साइटोकाइनेसिस, जो कि सेल डिवीजन का एक पार्ट है, उसको प्रमोट करता है। और ये अकेले भी प्रमोट कर सकता है साइटोकाइनेसिस को, और ऑक्सिन के साथ भी प्रमोट कर सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कूग। ठीक है, स्कूग अपने साथियों के साथ लैब में काम कर रहे थे। ठीक है, हम बात करते हैं डिस्कवरी की, तो देख लेते हैं डिस्कवरी कैसे हुई। तो स्कूग और उनके जो कोवर्कर्स थे वो टोबैको के टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे। ठीक है, टोबैको टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि टोबैको का जो कैलस था
उसमें प्रोलिफरेशन केवल तब हो रहा था जब वो अपने न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड कर रहे थे ऑक्सीन को, उसके साथ ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को, वैस्कुलर टिश्यूज़ को, कोकोनट मिल्क को या फिर डीएनए को। ठीक है, तो जब वो न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ चीज़ें ऐड कर रहे थे जैसे कि ऑक्सीन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वैस्कुलर टिश्यूज़, कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब वो अपने न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड कर रहे थे और टोबैको का टिश्यू कल्चर कर रहे थे, टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट का टिश्यू कल्चर कर रहे थे, कर रहे थे, तब वो ये देख रहे थे कि जो टोबैको का कैलस था उसमें प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने ये एनालाइज किया, दे वर एनालाइज टू फाइंड आउट द ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल। फिर तो उन्होंने ये एनालाइज किया कि उस न्यूट्रिएंट मीडियम में कुछ ऐसे केमिकल्स थे या कोई ऐसा केमिकल था जो कि ग्रोथ प्रोमोट कर रहा था। ठीक है, द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम डिग्रेडेड ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए बाय मिलर इन 1955। ठीक है, तो उन लोगों ने केवल ये एनालाइज किया, उन्होंने ये समझा कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में कोई ऐसा केमिकल है जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। उसके बाद 1955 में मिलर आए, इन्होंने पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर किया और वो कहाँ से किया था? हेयरिंग एक फिश का नाम है। ठीक है, तो हेयरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से जो कि डिग्रेडेड फॉर्म में था, वहाँ से इन्होंने पहला साइटोकाइनिन मिलर ने 1955 में डिस्कवर किया। और यहाँ पे कुक और उनके कोवर्कर्स जो काम कर रहे थे, जो उन्होंने एनालाइज किया था कि कोई ऐसा केमिकल है जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, वो जो केमिकल था वो साइटोकाइनिन ही था। ठीक है, जिसको मिलर ने 1955 में डिस्कवर किया था। और इस साइटोकाइनिन का नाम क्या था? काइनेटिन। ठीक है, जो पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर किया गया था उसका नाम था काइनेटिन। अब इसका केमिकल नेम अगर हम देखें तो केमिकली इसको हम क्या कह सकते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको 6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, 6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे काइनेटिन को 6 फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि पहला डिस्कवर्ड साइटोकाइनिन था जिसको मिलर ने 1955 में डिस्कवर किया था। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली, इट इज़ अ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल हार्मोन। ठीक है, काइनेटिन जो है ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, ये एक सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल टाइप का हार्मोन है। अब नेचुरली नहीं पाया जाता है का क्या मतलब है? नेचुरल का मतलब वो हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्लांट हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा हार्मोन जिसको प्लांट खुद अपने अंदर प्रोड्यूस करता हो, उस हार्मोन को हम कहेंगे नेचुरल हार्मोन। और ऐसा हार्मोन जो कि आउटसाइड द प्लांट प्रोड्यूस हो रहा हो, या तो वो किसी ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा हो या फिर सिंथेटिकली बनाया जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन को हम कहेंगे जो कि प्लांट के अंदर नहीं बन रहा है, उसके बाहर बनाया जा रहा है या बन रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, वो हो जाएगा सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल हार्मोन। तो क्योंकि काइनेटिन प्लांट में प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है, इसलिए इसको हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल हार्मोन कहते हैं, ये नेचुरल हार्मोन नहीं है। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है। The first natural cytokinin was obtained from unripe maize grain or kernels by Latham in 1964। ठीक है, तो जो पहला नेचुरल साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया था वो इमेच्योर मेज ग्रेन से या फिर उसके कर्नल से ऑब्टेन किया गया था, और उसको किया था लेथम ने 1964 में। ठीक है, अब इस पहले नेचुरल साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है जियाटीन। ठीक है, पहला सिंथेटिक साइटोकाइनिन कौन सा है जो कि डिस्कवर किया गया? काइनेटिन। और पहला नेचुरल साइटोकाइनिन की हम बात करें तो उसका नाम है जियाटीन। अब केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको क्या कहते हैं? 6 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ट्रांस 2 ब्यूटेनाइल एम्यूनोप्यूरिन। ठीक है, 6 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ट्रांस 2 ब्यूटेनाइल एमिनोप्यूरिन, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे केमिकल नेम है। ठीक, और अब तक लगभग 18 टाइप के साइटोकाइनिन्स जो है डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि साइटोकाइनिन की सिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होती है, तो रूट जो है, ये ऐसा देखा गया है कि रूट जो है ये मेजर सोर्स है साइटोकाइनिन की सिंथेसिस का। ठीक है, हालांकि और भी अदर पार्ट्स जो हैं प्लांट के, वहाँ पे भी साइटोकाइनिन की सिंथेसिस होती है, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन देखा गया है वो रूट में देखा गया है। ठीक है, और रूट में बनने के बाद जो साइटोकाइनिन मूव करता है वो अपवर्डली जाइलम के थ्रू मूव करता है। मेनली
साइटोकाइनिन रूट से शूट की तरफ जाइलम के थ्रू मूव करता है, ठीक है। उसके अलावा इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है नॉन पोलर होता है, ठीक है। अब ये पोलर, ऑक्सीजन में तो पोलर ट्रांसपोर्ट हो रहा था जिसमें यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा था, या तो वो रूट से शूट में जा रहा था या शूट से रूट में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये नॉन पोलर हो रहा है, मतलब ये दोनों तरफ जा सकता है, या तो शूट में जा सकता है या तो रूट में जा सकता है, ठीक है। तो नॉन पोलर इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ये जाइलम में भी, फ्लोएम में भी और पैरेन्काइमस सेल में हर जगह मूव करते हैं, ठीक है। ऑकरेंस की हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ किस किस प्लांट में पाया जाता है। तो साइटोकाइनिन्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मॉसेस एंड फर्न्स, ठीक है। तो ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मॉसेस और फर्न्स, इन सब में साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम उससे लोअर प्लांट्स में जाएं, जैसे कि ब्रायोफाइट में, एल्गी में, इन सब में अगर हम देखें तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन एंजियो, जिम्नोस्पर्म, मॉसेस और फर्न में साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म की बात करें तो वहाँ पे साइटोकाइनिन का जो प्रोडक्शन होता है मेनली रूट में होता है, जैसा आप जानते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स में, सीड्स में और यंग लीव्स में भी साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइटोकाइनिन के टाइप की। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे साइटोकाइनिन जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल साइटोकाइनिन और दूसरा है आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन। नेचुरल और आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेचुरल साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जियाटिन, डाईहाइड्रोजियाटिन, फिर आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, या फिर इसी को बेंजाइल एडेनिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, नेचुरल साइटोकाइनिन्स हो गए। उसके बाद आर्टिफिशियल में काइनेटिन, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, काइनेटिन एक आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन है, ठीक है। अब अगर हम केमिकल नेचर के बेसिस पे देखें कि साइटोकाइनिन कितने टाइप का होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर साइटोकाइनिन्स आर आल्सो टू टाइप्स, ठीक है। पहला है एडेनिन टाइप और दूसरा है फिनाइल यूरिया टाइप, ठीक है। तो अगर जो साइटोकाइनिन है वो एडेनिन से मिलकर के बना होगा तो हम कहेंगे कि ये एडेनिन टाइप साइटोकाइनिन है। और एडेनिन साइटोकाइनिन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एडेनिन टाइप का काइनेटिन, जियाटिन, 6 बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, ठीक है। ये एडेनिन टाइप के साइटोकाइनिन है। और दूसरा है फिनाइल यूरिया टाइप, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, डाईफिनाइल यूरिया और थाइडाई एजियोरॉन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में TDZ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये फिनाइल यूरिया टाइप के साइटोकाइनिन है, ठीक। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, इसके फंक्शन के ही बेसिस पे इसका नाम साइटोकाइनिन रखा गया, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनहेंस्ड बाय साइटोकाइनिन्स। सेल डिवीजन जो है साइटोकाइनेसिस के साइटोकाइनिन के द्वारा इनहेंस किया जाता है, ठीक। साइटोकाइनिन्स आर एसेंशियल फॉर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के लिए साइटोकाइनिन जो है ये एक एसेंशियल रोल प्ले करता है, काफ़ी एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम की जो डबलिंग हो रही है या सेल डिवीजन जो हो रहा है ये साइटोकाइनेसिस के बिना नहीं हो सकता, साइटोकाइनिन के बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। क्रोमोसोम की जो डबलिंग होती है ये साइटोकाइनिन के एब्सेंस में भी देखी गई है, ठीक है। इसके एब्सेंस में भी क्रोमोसोम डबलिंग या सेल डिवीजन होता है। दूसरा फंक्शन है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस में भी साइटोकाइनिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, लेकिन लैब में, मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट जो करते हैं उसमें जो है साइटोकाइनिन का मॉर्फोजेनेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है प्लांट ऑर्गन के इनिशिएशन को, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो से क्या हो जाएगा, शूट का डिफ्रेंशिएशन होगा। मतलब अगर अगर साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखा जाए और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन उससे कम रखा जाए, तो आप देखेंगे कि जो टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसमें शूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस टिश्यू से शूट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन लो कर दें और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रखें, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होने लग रहा है, ठीक। लेकिन
अगर हम साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट रखें और ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कर दें, तब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो दोनों रूट और शूट दोनों का ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। मतलब एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि जो टिश्यूज़ हैं उनसे रूट और शूट दोनों का ही फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन अगर साइटोकाइनिन का हो तब। और अगर हम साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट लेते हैं लेकिन ऑक्सीन का कॉन्सेंट्रेशन लो कर देते हैं, तब हम देखेंगे कि केवल कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज करती हूँ इसको। अगर हम साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई कर दें और ऑक्सीन का रेशियो नॉर्मल रखें, मतलब हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सीन रेशियो देखें, तब हम क्या पाएंगे कि टिश्यू कल्चर में शूट का डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर हम लो साइटोकाइनिन टू ऑक्सीन रेशियो करें, तब हम ये देखते हैं कि रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है। अगर हम साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट रखें और ऑक्सीन नॉर्मल रखें, तब हम देखेंगे कि रूट और शूट दोनों बन रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन में रूट और शूट दोनों बनते हैं। और अगर साइटोकाइनिन इंटरमीडिएट है बट ऑक्सीन लो कर देते हैं, तब हम देखेंगे कि केवल कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है, ना रूट बन रही है ना शूट बन रहा है। ठीक है, ये आपको ये पूरा याद होना चाहिए चारों पॉइंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला इफेक्ट है सीडलिंग ग्रोथ। तो साइटोकाइनिन का रोल जो है सीडलिंग के ग्रोथ में भी देखने को मिलता है। अगर हम कोई सीडलिंग है उस पर अप्लाई कर दे साइटोकाइनिन को, तो हम ये देखेंगे कि उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो सीडलिंग है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, उसका डायामीटर इंक्रीज होता है, उसकी लंबाई को नहीं बढ़ाता, ये उसके डायामीटर को, उसकी मोटाई को बढ़ाने का काम करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट रोल है साइटोकाइनिन का वो है ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। ये क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस करने का काम करता है, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एपिकल डोमिनेंस में कौन रोल प्ले करता है, ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एपिकल डोमिनेंसी में क्या होता है, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है उनको मैं समझा देती हूँ। एपिकल डोमिनेंसी में ये होता है कि अगर ये प्लांट है, अब छोटे पौधों की मैं बात कर रही हूँ, ट्रीज़ की बात नहीं कर रही, तो छोटे पौधे जो होते हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो वो एकदम सीधे लंबाई में बढ़ते जाते हैं और उनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, केवल सीधे लंबाई में वो बढ़ते जाते हैं। ठीक, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एपिकल डोमिनेंसी देखने को मिलती है, इसीलिए वो एकदम सीधे बढ़ते हैं, उनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। और एपिकल डोमिनेंसी में ये होता है कि जो एपिकल पोर्शन होता है, मतलब ये वाला पोर्शन जो टिप वाला पोर्शन है, ठीक है, वो डोमिनेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लेटरल वाला पोर्शन है या साइड साइड से जो ब्रांचेस वाला पोर्शन है वो इनहिबिट हो जाता है। ये वाला पोर्शन डोमिनेंट हो जाएगा तो ये वाले जो है सप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिकल डोमिनेंसी होगी। और एपिकल डोमिनेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीन का प्रोडक्शन होता है इस रीजन पे, जिसकी वजह से ये लेटरल साइड से जो बर्ड्स होते हैं, लेटरल बर्ड्स जो होते हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमें साइड साइड से ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती है पौधों में, और पौधा केवल लंबाई में बढ़ता जाता है। ठीक है, ये हो गया एपिकल डोमिनेंसी। अब हम बात करते हैं कि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंसी को कैसे कम करता है या इनहिबिट करता है। तो साइटोकाइनिन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइनिन इन एन एरिया कॉजेज प्रेफरेंशियल मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स इट। ठीक है, अगर किसी एरिया में प्लांट के किसी हिस्से में साइटोकाइनिन प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है कि उसकी वजह से उसके आसपास जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं वो सब उसकी तरफ मूव करने लगते हैं। मतलब अगर कहीं साइटोकाइनिन प्रेजेंट हो प्लांट के किसी हिस्से में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सारे के सारे आसपास के न्यूट्रिएंट जो हैं उसकी तरफ आ जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो यही काम साइटोकाइनिन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेटरल ब्रांचेस जो हैं उनकी ग्रोथ होने लगती है और एपिकल डोमिनेंसी जो है इनहिबिट होती है। होता क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं साइटोकाइनिन को लेटरल बर्ड्स पे, ठीक है, जब हम लेटरल बर्ड्स पे अप्लाई किए साइटोकाइनिन को, तो ये क्या करता है, दे हेल्प इन देयर ग्रोथ डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड। ठीक है, अगर लेटरल बर्ड पे साइटोकाइनिन डाला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके आसपास के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब लेटरल बर्ड्स के पास आ जाते हैं, क्योंकि लेटरल बर्ड के पास साइटोकाइनिन है। तो अब क्या होगा, सारे न्यूट्रिएंट्स लेटरल बर्ड के पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे लेटरल बर्ड का ग्रोथ होने लगेगा और हमें लेटरल ब्रांचेस दिखाई देने लगेंगी डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। मतलब अब एपिकल बर्ड के होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है। अगर एपिकल बर्ड है तो भी वो एपिकल डोमिनेंस शो नहीं कर पाएगा और वो लेटरल बर्ड के ग्रोथ को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि
ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और हमने क्या किया, लेटरल बड पे साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया। अब साइटोकाइनिन क्या करेगा, आसपास के न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से लेटरल बड्स जो है ग्रो करने लगेंगी और लेटरल ब्रांचेस आ जाएंगी। ठीक है, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एपिकल बड है या नहीं है। यहाँ पे एपिकल डोमिनेंसी को इनहिबिट करने का काम साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, इसीलिए एपिकल डोमिनेंसी को ओवरकम करता है साइटोकाइनिन। दे thus act antagonistically to auxin which promote apical dominance। ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंसी को प्रमोट करता है और ये क्या कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है, एपिकल डोमिनेंसी का इफेक्ट ही एकदम से खत्म कर दे रहा है और क्या कर रहा है कि लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करने का मौका दे रहा है। तो ये ऑक्सिन के एंटागोनिस्टिकली काम करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक जो है साइटोकाइनिन है एपिकल डोमिनेंसी के केस में। ठीक है, अगला इफेक्ट देखते हैं, इंडक्शन ऑफ फीमेलनेस। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ऑक्सिन क्या करता है, फीमेलनेस को इंड्यूस करता है। फीमेलनेस का मतलब फेमिनाइजेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जैसे ऑक्सिन क्या कर रहा था कि मेल प्लांट पे अगर ऑक्सिन का छिड़काव किया जा रहा था, तो उसकी वजह से मेल प्लांट होने के बावजूद भी सॉरी मेल प्लांट होने के बावजूद भी जो मेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होने लग रही थी। उसी तरीके से अगर हम साइटोकाइनिन का भी छिड़काव कर देते हैं मेल प्लांट पे, तो हम ये देखेंगे कि मेल प्लांट होने के बावजूद भी उस प्लांट पे फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होने लगती हैं, जिसको फेमिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सिन की ही तरह साइटोकाइनिन भी फीमेलनेस को इंड्यूस करता है। अगला इफेक्ट है रिटार्ड सेनेसेंस। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेनेसेंस को डिले करने का काम करता है। ठीक है, ये सेनेसेंस को डिले कर देता है। ठीक है, मतलब अगर प्लांट के किसी हिस्से में सेनेसेंस होने वाला है, जैसे कि उसके लीफ में या फिर अदर ऑर्गन में अगर सेनेसेंस होना है और आप साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे अब सेनेसेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि साइटोकाइनिन के पास ये कैपेबिलिटी है कि आसपास के न्यूट्रिएंट्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अगर आपने लीफ पे या फिर फ्रूट पे या फिर उसके किसी अदर पार्ट पे प्लांट के छिड़काव कर दिया है, तो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे उसके आसपास से न्यूट्रिएंट्स जो है उसके पास आ जाएंगे जहाँ पे आपने छिड़काव किया, जिसकी वजह से सेनेसेंस का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, डिले हो जाता है। ठीक है, तो सेनेसेंस को रिटार्ड करने का काम साइटोकाइनिन करता है। उसी तरीके से सीड डॉर्मेंसी में भी इसका रोल है। जैसे कि जिब्रेलिन क्या कर रहा था, जिब्रेलिक एसिड सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा था, उसी तरीके से साइटोकाइनिन भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है, लेकिन केवल कुछ सीड्स में। मतलब जिब्रेलिक एसिड जो है ये यूनिवर्सल है, ये सारे सीड्स पे काम करता है और उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है। लेकिन साइटोकाइनिन केवल कुछ पौधों में ऐसा देखा गया है कि उनके सीड पे ये काम करता है और उनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लगाएंगे टिक जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनिन ब्रेक तो करता है लेकिन केवल कुछ केसेस में, सारे प्लांट पे अप्लाई नहीं होता। ठीक, अगला इफेक्ट है रेजिस्टेंस। साइटोकाइनिन्स इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हाई और लो टेम्परेचर एंड डिजीज। ठीक है, साइटोकाइनिन प्लांट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है हाई या फिर लो टेम्परेचर के लिए। ठीक है, प्लांट ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर हम साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देंगे हाई या फिर लो टेम्परेचर के अगेंस्ट, या फिर ये प्लांट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, डिजीज और लो या फिर हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, इन दोनों के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम साइटोकाइनिन करता है। फ्लावरिंग में भी इसका रोल देखने को मिलता है। साइटोकाइनिन कैन रिप्लेस फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लावरिंग इन सर्टेन केसेस। ठीक है, अभी तक पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करने का काम जिब्रेलिक एसिड कर रहा था, बट यहाँ पे भी मैं ये कह रही हूँ कि साइटोकाइनिन जो है फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट को रिप्लेस करता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कौन सा हार्मोन करता है, तो आप टिक करेंगे जिब्रेलिक एसिड को, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सर्टेन केसेस। ठीक है, मैं इसके फंक्शन के बारे में आपको बता रही हूँ, इसके लिए मैंने फंक्शन में मेंशन किया है कि केवल कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि साइटोकाइनिन जो है फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट को रिप्लेस कर देता है और अर्ली स्टेज में ही फ्लावरिंग करा देता है प्लांट की। लेकिन ऐसा केवल कुछ केसेस में कुछ प्लांट्स में देखा गया है, जो कि मैं इसका फंक्शन बता रही हूँ आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन दोनों देता है, तो आप टिक करेंगे जिब्रेलिक एसिड को, क्योंकि वो यूनिवर्सल फंक्शन है जिब्रेलिक एसिड का, ना कि साइटोकाइनिन का। अगला इफेक्ट है रिटार्ड्स
एब्सिशन, ठीक है। जैसे ये सेनेसेंस को रिटार्ड कर रहा था, उसी तरीके से एब्सिशन को भी रिटार्ड कर देता है, ठीक है। अगर हम साइटोकाइनिन का छिड़काव करते हैं पौधे के पत्तियों पे, फ्रूट्स पे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लीफ फॉलिंग हो जाती है, इमेच्योर स्टेज में फ्रूट्स गिर जाते हैं पेड़ों से, पत्तियां गिर जाती हैं, तो अगर एफसीसी सॉरी साइटोकाइनिन का छिड़काव हम करते हैं तो एब्सिशन रुक जाता है, ठीक है। अगला है इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है कि ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट होने नहीं देता है, उसकी इंटीग्रिटी को एज इट इज़ मेंटेन करने में हेल्प करता है, ऐसा देखा गया है। उसके अलावा ये क्लोरोफिल के रिटेंशन को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेल के अंदर क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन को भी इनहिबिट करके क्या करता है, क्लोरोफिल को इंटैक्ट फॉर्म में ये रिटेंशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला इफेक्ट क्या है, डिफ्रेंशिएशन। तो साइटोकाइनिन जो है कुछ टिश्यूज़ में, प्लांट के अंदर कुछ टिश्यूज़ में, कुछ टाइप के टिश्यूज़ में ये डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है। जैसे कि साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, न्यू लीफ के फॉर्मेशन को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। न्यू लीफ की फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है जिससे कि पौधे में नई पत्तियां आती हैं। क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। लैटरल शूट फॉर्मेशन, लैटरल शूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये एपिकल डोमिनेंसी को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लैटरल शूट जो है या लैटरल ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं। उसके अलावा दे आल्सो ब्रिंग अबाउट लिग्निफिकेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ लिग्निफिकेशन भी कराता है। लिग्निन का प्रोडक्शन, लिग्निन जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लिग्निन के प्रोडक्शन में भी साइटोकाइनिन का रोल देखने को मिलता है, और अदर टाइप के टिश्यूज़ के डिफ्रेंशिएशन में भी साइटोकाइनिन रोल प्ले करता है, ठीक है। अगला फंक्शन है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, दे हेल्प इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे प्लांट के अंदर, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में भी साइटोकाइनिन हेल्प करता है। लास्ट फंक्शन है इसका एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट, साइटोकाइनिन इंड्यूस करता है सॉल्ट का एक्यूमुलेशन इनसाइड द सेल, ठीक है। सेल के अंदर कुछ तरीके के सॉल्ट का भी एक्यूमुलेशन होता है और उस एक्यूमुलेशन में साइटोकाइनिन हेल्प करता है, ठीक है। तो ये उसके फंक्शन थे, और यहाँ पे शॉर्ट में फंक्शन मैंने मेंशन कर रखा है, ये मुझे गूगल से स्लाइड मिली थी तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, आप शॉर्ट में चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये साइटोकाइनिन है, इसका फंक्शन अगर आप देखें तो ये क्या करता है, मॉर्फोजेनेसिस कराता है, जो मैंने आपको बताया साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो वाला, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस कराता है, उसके अलावा सेल डिवीजन में मेन रोल प्ले करता है ये साइटोकाइनेसिस में। सेल इनलार्जमेंट में भी इसका रोल है, मतलब सेल की साइज को बढ़ाने का भी ये काम करता है। उसके अलावा डिफ्रेंशिएशन कराता है, ठीक है। और सेनेसेंस को डिले कर देता है, एब्सिशन को भी डिले कर देता है, ठीक है। स्लो एजिंग, एजिंग को स्लो कर देता है जिसकी वजह से पत्तियां या फ्रूट जल्दी गिरते नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को भी एक्टिवेट करने में साइटोकाइनिन का रोल है, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो गए साइटोकाइनिन के कुछ फंक्शन जो कि शॉर्ट में यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और डिटेल में आप प्रीवियस स्लाइड्स में देख चुके हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की, जो कि हैं एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।